जैसा कि आप मेरा टी शर्ट देख रहे हैं, मार्कर्स देख रहे हैं, मेरा घड़ी देख रहे हैं, खुद मेरे को देख रहे हैं, आप बोर्ड को देख रहे हैं या स्याही को देख रहे हैं, इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? कार्बन। मैंने इस चीजों की इस तरीके से शुरुआत क्यों की? वो इसलिए क्योंकि आप जो अधिकतम चीजें देखते हैं वो उस सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो कार्बन है। इसलिए कार्बन एक तत्व है, लेकिन तत्व होने के बावजूद इसको एक अध्याय के रूप में पढ़ा जाता है, समझाया जाता है, ताकि इसके बारे में जितना हम लोग अधिक जानकारी रखेंगे उतने ही इसका उपयोग करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने भी तत्व है, कितना तत्व है? 118। और आप जानते हैं कि तत्व और तत्व के मिलने से यौगिक बनता है। तो कुल यौगिक जो है, सिर्फ कार्बन के यौगिक 5 लाख से ज्यादा है। क्या है? 5 लाख से ज्यादा है, सिर्फ कार्बन के यौगिक की बात की है। बाकी बात जो 117 तत्व है, उन सभी के यौगिकों की कुल संख्या लगभग 50,000 है। सोचिए, इस बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कार्बन जो है कितना अधिक मात्रा में अकेले यौगिक का निर्माण करती है, या यौगिक को बनाने में अपना महत्व रखती है। इसलिए, और ऐसा क्यों है, इसी चीज को हम लोग इस पूरे लेक्चर्स में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग इसके कुछ सामान्य परिचय को समझते हैं। जैसे कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन आधारित होती है। मतलब जितने भी सजीव संरचनाएं आपको दिख रहे, सजीव की शरीर दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन उपस्थित है। तो क्या पता चला? ये जो सजीव है, उसमें क्या उपस्थित है? कार्बन। यानी इसको लिखेंगे कार्बनिक। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसलिए समझाएं कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बनिक है, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक सजीव नहीं है। ये और आपने क्लास 9th में सीखा है कि दुनिया में कोई भी चीज जो कि कुछ न कुछ द्रव्यमान रखता हो, साथ ही साथ उसका कुछ आयतन हो खुद का, यानी कि स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ को भी वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आज हम जो बात करेंगे, तत्व के बारे में बात करेंगे। तत्व को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, अधिकतम 3 वर्गों में, धातु, अधातु, उपधातु, लेकिन मुख्यतः 2 वर्गों में, धातु और अधातु। तो ये कार्बन जो है, ये एक अधातु तत्व है। क्या है? अधातु तत्व है। इनका संकेत जो होता है, परमाणु संकेत, ये सी, बड़ी सी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। इनकी परमाणु संख्या की बात करें तो ये 6 है, यानी कि इसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या जो है 6 है, 6 है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या इसका कितना है? 12 है। तो इनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12। अगर इसके स्रोत की बात करें तो डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में 0.03% के रूप में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट, अगर इसका भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, मोटी सी, उसमें जो है 0.02% के रूप में कार्बन मौजूद है। वो किस रूप में? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी रूपों। अगर इसकी स्थिति की बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, तो ये आवर्त 2 में, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि इस तरीके का जो आधुनिक आवर्त सारणी में लाइन है, इसको बोलते हैं आवर्त। कितना लाइन है? 2, 4, 5, 6 और 7। और इनका दूसरा आवर्त में, यानी कि इस आवर्त में है ये। और समूह की बात करें तो समूह ऊपर से नीचे आती है ऐसे करके, और कितना टोटल हो जाता है? 18। ये मान लेते हैं 18 है, ये 17 हो गया आपका, ये 16, 15, 14 इस लाइन में और इस लाइन में, यानी कि यहाँ पर आपका कार्बन मौजूद है। ये स्थिति हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में। और मेन चीज जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व में एक गुण होता है कि वह हमेशा अष्टक प्राप्त करने को चाहती है। इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास, यानी अष्टक नियम का पालन करना चाहती है। कहने का अर्थ, हम लोग जानते हैं कि परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम लोग किसी भी तत्व की अभिक्रियाशीलता को समझने का जो प्रयास करते हैं, उसकी अभिक्रियाशीलता संयोजकता पर निर्भर करती है।
और संयोजकता हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसको डिनोट करके, इसको प्रदर्शित करके उसका जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को बोलते हैं संयोजकता। तो इनकी संयोजकता कितना है, 4 है, क्योंकि 2 और 4 कार्बन का परमाणु संख्या 6 आ रहा था, तो 2 4 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग निरूपित करते हैं वो इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि ये p ब्लॉक में इधर का s ब्लॉक होता है, यहाँ p होता है, लेफ्ट s राइट p, डाउन में d, और जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड नीचे में बाहर में रखा गया है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे में देखने को मिलता है, उसको f बोलते हैं। तो ये p ब्लॉक का तत्व है कौन, कार्बन, यानी दायां साइड, और दायां साइड में अधिकतम अधातु है। और समझिएगा, वातावरण में किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। पॉइंट की बात यहां से शुरुआत होती है। कहने का मतलब, अगर आप ऑक्सीजन है, आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, इसको आप सोचिएगा कि ये स्वतंत्र मतलब क्या, एकल, अकेले रह सकना। तो ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता है, क्यों, क्योंकि उसको अकेले रहने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए उनके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर बात करें 2 6 नहीं रह सकता है। उसी तरह अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 और 4। तो आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर कार्बन स्वतंत्र रूप से रहना चाहेगी तो उसका अंतिम जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को ये जो इलेक्ट्रॉनों का भरान होता है, ये भरने का क्रम होता है, उसको समझना होगा। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उसको समझेंगे, क्योंकि वही जो मेन पॉइंट है उसी से हम लोग समझ पाएंगे कि ये कार्बन जो इतने यौगिक क्यों बना पाते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको हम तो पर भी इस वीडियो में भी दे सकते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, केंद्र है परमाणु का, इसके चारों ओर कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, कक्ष। इस कक्ष का नाम जो है K L M N है, यानी कि पहला कक्ष K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। इस तरीके से आप आगे भी ले जा सकते हैं। तो K का क्रम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। इसमें लिखे हैं क्या, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, एक फॉर्मूला होता है 2n²। ये जो आपका n है ये कक्षा क्रम है। क्या है, कक्षा क्रम। कौन सा कक्षा क्रम, यही। तो अगर K में भरने का इलेक्ट्रॉन बात करेंगे 2n², n बराबर 1 होगा, तो K में कितना हो जाएगा टोटल, 2 गुना 1² 2। L में बात करेंगे कितना आएगा, 2 गुना 2², 2 दूनी 4 दूनी 8। L में कितना आएगा, 2 गुना 3², 2 9 18। N में कितना आएगा, 4 चौके 16 दूनी 32। इस तरीके से, इसी तरीके से K में जो कक्षा है, K जो कक्षा है इसमें भी उप कक्षा है। उप कक्षा का नाम क्या है, S P D F। इन उप कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। S में अधिकतम 2 रह सकते हैं, P में 6 रह सकते हैं, D में 10 रह सकते हैं, F में 14 रह सकते हैं। अब हम लोग अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है अपने कक्षों में, उप कक्षों में, उनको समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो हम लोग बढ़ेंगे अब इन्हीं 2-3 पॉइंट को लेकर के बढ़ेंगे, और हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे कि यही वातावरण में किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। कि कहने का मतलब, अगर कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसको 8 कैसे बनेगा ताकि वो स्वतंत्र रूप से रह सके, उसको समझेंगे। और आप लोगों ने ये भी जान लिया है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² फॉर्मूला से निर्धारित किया जाता है, और तत्व में एक गुण होता है, वो हमेशा अष्टक प्राप्त करना चाहती है, वो उत्कृष्ट गैस विन्यास के रूप में रहना चाहती है, जैसे कि 18वां समूह जो है जिस तरीके से है। तो हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।